औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम इस कायनात की सबसे अजीम तख्लीक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ख़वातीन व हज़रात, मुस्लिम दुनिया के अजीम फ़िलासफ़र डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा सुपर पावर्स के करेक्टरिस्टिक्स को बयान करते हुए फरमाया था कि आ बतलाऊं तुझको रमज़े आयाए इन्नल मलूक। कुरान मजीद की एक आयत का उन्होंने रेफरेंस लिया है, उस हवाले से वो बात कर रहे हैं। आ बतलाऊं तुझको रमज़े आयाए इन्नल मलूक, सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी। ख्वाब से जरा बेदार होता है महकूम, अगर फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की साहिब। यानी कि ये बता रहे हैं कि किस तरह से आलमी जो ताकतें होती हैं, क्या क्या शुबदाबाजियां इस्तेमाल करती हैं अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए और उसको तूल देने के लिए। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अपनी जिंदगी में वैसे तो काफी सारी प्रेडिक्शंस की हुई थी, जिनमें से बेशतर दुरुस्त साबित भी हुई हैं, लेकिन दो उनकी बहुत बड़ी प्रेडिक्शंस हैं कि जो कि हर्फ बहरफ सच साबित हुई, दुरुस्त साबित हुई। एक तो उनकी प्रेडिक्शन पाकिस्तान के बनने के हवाले से थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक में मुसलमान मुल्क का कयाम तकदीर मुबर्रम है। और तकदीर मुबर्रम वो तकदीर होती है, वो डेस्टिनी होती है जिसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो तकदीर मुबर्रम होती है। तो इसीलिए इनको पाकिस्तान का नजरियाती फाउंडर भी कहा जाता है। वैसे तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फाउंडर हैं, लेकिन नजरियाती आइडियोलॉजिकल जो फाउंडर हैं वो इकबाल हैं। और कायद-ए-आज़म खुद भी बहुत बड़े यानी कि मद्दाह नजर आते हैं आपको अपनी जिंदगी में। अगर उनकी विचार पढ़ें, उनके ख्यालात पढ़ें, तो अल्लामा इकबाल से बहुत वो मुतासर नजर आते हैं। लेकिन आइडियोलॉजिकल फाउंडर डॉक्टर इकबाल को माना जाता है। दूसरी उन्होंने जो बड़ी प्रेडिक्शन की थी वो चाइना के राइस के हवाले से की थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि चाइना सुपर पावर बनेगा जब चाइना अभी आज़ाद भी नहीं हुआ था और अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। कभी बरतानिया वाले इनके ऊपर हुक्मरानी करने के ख्वाब देखते थे, तो कभी जापानीज। तो उस दौर में कहता है इकबाल के गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाले के चश्मे उबलने लगे। तो हमाले के चश्मे उबल चुके हैं। आज हम जब 2026 में बैठे हुए हैं तो हमें क्या नजर आता है? चाइना एक बहुत बड़ी सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हो चुका है। ना पाकिस्तान तो बन गया, जैसे कि मैंने कहा आइडियोलॉजिकल फाउंडर पाकिस्तान का डॉक्टर इकबाल था। पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन बनते साथ ही पाकिस्तान ने दो बहुत बड़े प्रॉब्लम, सरदर्द इनहेरिट किए। असल में इसको विरासत में मिले 1947 से लेकर। पहला जो सरदर्द था वो तो भारत है। यानी भारत ने कभी भी, चाहे उधर एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्ववादियों की हुकूमत आ जाए या फिर वहां लिबरल सेक्युलर्स की हुकूमत आ जाए, कभी भी भारत ने पाकिस्तान को इक्वल पार्टनर के तौर पर, इक्वल प्लेयर के तौर पर ट्रीट ही नहीं किया, कंसिडर ही नहीं किया। इसकी वजह साफ है। भारत के अंदर ये सोच पाई जाती है कि हम यानी एक एंशंट मुल्क हैं और हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा का पूरा साउथ एशिया रहा है। यानी ये पूरा साउथ एशिया हमारा है, हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये भारत के अंदर एक सोच पाई जाती है। इनके लिबरल सेक्युलर हो वो तो कहते हैं जी चलो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, लेकिन इनके जो हार्डलाइनर्स हैं वो तो यहां तक चले जाते हैं अखंड भारत का नजरिया कि ये हमारा ही मुल्क हुआ करता था एक दौर में और इसको रिवाइव करना चाहिए। और रिवाइवल के लिए भी सोशल इंजीनियरिंग जरूरी है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दोबारा से इनको, ये सारे जो साउथ एशिया, हिंदू बनाना जरूरी है। तो वो तो यहां तक इस एक्सटेंट पे चले जाते हैं। लेकिन उनके जो लिबरल सेक्युलर्स हैं वो कहते हैं यार ये दोबारा से सोशल इंजीनियरिंग की क्या जरूरत है, इन्फ्लुएंस होना चाहिए हमारा हमारा दैट्स इट, हम किंग मेकर होने चाहिए हर मुल्क में, बस इतना काफी है। तो उन्होंने कभी इक्वल प्लेयर के तौर पर एज अ रिजल्ट पाकिस्तान को ट्रीट ही नहीं किया। वो कहते हैं इनको वही करना चाहिए जो हम बोलते हैं। हम बोलते हैं, बोले अगर के बच्चा जमूरा उड़ जाए तो ये उड़ जाए, हम बोले बच्चा जमूरा बैठ जाए तो बच्चा जमूरा बैठ जाए। उनकी ये मेंटालिटी रही है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है उनका, पाकिस्तान का हमेशा से रहा है 47 से लेकर। और सोने पे सुहागा कश्मीर का जो एक इशू है, उसने तो मजीद जल्दी पे तेल डालने की कोशिश की है। दूसरा बड़ा इशू, और ये भी कोई कम बड़ा इशू नहीं है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। ये और बात है, टाइम टू टाइम इसको दबाने की कोशिश की जाती रही है, उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन ये इशू है। इशू को इशू का मानना जो है ना, ये बुनियादी बात होती है। अगर आप मसले को मसला ही नहीं समझेंगे तो उसका हल कहां से निकालेंगे भाई? पहले एक्सेप्ट तो करो कि ये मसला है। वो अफगानिस्तान का मसला है। 1947 से लेकर ही ये मसला चलता चला आ रहा है और इसकी इब्तिदा जो है पाकिस्तान बनने के साथ ही हो चुकी थी।
जैसे पाकिस्तान का भारत के साथ मसला 47 से स्टार्ट हो गया था, 48 में पहली जंग भी स्टार्ट हो गई थी, वैसे ही अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का मसला 47 से लेकर स्टार्ट हो गया। 49 से लेकर उनके साथ भी पाकिस्तान की टुक टुक जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। मसला पहले कहां से स्टार्ट हुआ, शुरुआत से शुरू करते हैं, फिर आज के सिनारियो पे आते हैं। ये एपिसोड अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, ये मेरी गुजारिश है फिर आपको कि इसको आपने फैलाना है, शेयर करना है, क्योंकि आपने हर उस बंदे तक इसको पहुंचाना है जो कि आपको ये बताता रहता है कि देखो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तो ये, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने देखो ये गलतियां की, वो गलतियां की, इधर गलती उधर गलती, गलतियां ही गलतियां इनको नजर आती हैं। तो उन तक, तो उन हजरात तक, उन एक्सपर्ट्स तक, उन एनालिस्ट तक, उन सहाफियों तक आपने ये वीडियो जरूर पहुंचाना है जो कि इस्टेब्लिशमेंट को कोसते रहते हैं। ये वो अहमक इंसान हैं जो कि 2026 में बैठकर 1970 के हालात पर कमेंट्री कर रहे होते हैं, आज के हालात को उन हालात पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा आप अब देखते जाइए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने, ISI ने किस तरीके से मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान का केस बिल्कुल दुरुस्त तरीके से लड़ा हुआ है, और इसको आज के दौर में चंद दो कौड़ी के जो शब्दाबाज हैं वो मिस इंटरप्रीट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये आपने न्यूट्रल रह के सुनना है। अपने आप से सवाल जरूर पूछिएगा जब मैं आपको मुख्तलिफ अदवार के बारे में बताता चलूं कि यहाँ पर ये हुआ तो पाकिस्तान ने ये किया। मुख्तलिफ अफगानिस्तान के हवाले से सवाल पूछते हैं ना कि ये तालिबान क्यों बनाया, मुजाहिदीन क्यों बनाए, ये क्यों किया, वो क्यों किया। इस हवाले से ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट आज का एपिसोड है जो कि आपने जरूर देखना है। अफगानिस्तान के साथ पहले मामला पाकिस्तान का स्टार्ट होता है 1947 में। कैसे? ड्यूरन लाइन, पहला मसला स्टार्ट होता है ड्यूरन लाइन का। ड्यूरन लाइन का मसला है क्या, पहले तो मैं आपको कॉमन भाषा में, आम भाषा में समझा दूं। फर्ज करें मिस्टर ए के पास एक घर है, मिस्टर ए वो घर मिस्टर बी को बेच देता है, पैसे लेके बेच देता है। नाउ मिस्टर बी वो घर आगे ट्रांसफर कर देता है मिस्टर सी को। तो जब मिस्टर सी को वो घर ट्रांसफर होता है तो मिस्टर ए कहता है कि यार होल्ड ऑन, ये मैंने घर तो मिस्टर बी को दिया था ना, तुम्हारे साथ मेरा सी जो हो, मिस्टर सी, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट थोड़ी है, तो ये घर मुझे वापस करो तुम। ये ड्यूरन लाइन का लुब्बे लुबाब है, ये मसला है असल में। अफगानिस्तान ने 47 में पाकिस्तान को कहा कि देखो ये जो हमने अंग्रेजों के साथ सरहदी एग्रीमेंट किया हुआ है, बॉर्डर उन्होंने डिसाइड किया, यहां से अफगानिस्तान शुरू होता है, यहां से भारत शुरू होता है, ऑक्यूपाइड भारत जिसपे बरतानिया का कब्जा था, तो उन्होंने एग्रीमेंट किया। अब इस एग्रीमेंट के बाद ये एग्रीमेंट इनहेरिट किया पाकिस्तान ने, तो आगे से अफगानिस्तान फुदक के फिर आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं ये तुम्हारे साथ तो एग्रीमेंट नहीं था, मेरा तो उनके साथ था ना, तो तुम तो हमें वापस करो। ये लगा असल मुद्दा ये है। अब आइए जरा देखते हैं, कुंडली निकालते हैं ड्यूरन लाइन की और देखने की कोशिश करते हैं कि अफगानिस्तान का क्लेम जो है इस ड्यूरन लाइन के ऊपर कितना वैलिड है। ये मामला असल में रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान होने वाली ग्रेट गेम से शुरू होता है। अब ब्रिटिश एम्पायर जो है वो तो भारत के अंदर थी, और रशियन एम्पायर जो थी वो अफगानिस्तान के ऊपर रशियन एम्पायर हुआ करती थी। तो बरतानिया वाले रशियन एम्पायर के एक तरह से विरोधी समझ लें, कंपटीटर समझ लें। उनको हमेशा से ये खतरा रहा, जैसे आज पाकिस्तान को खतरा है ना कि अफगानिस्तान की सॉइल हमारे अगेंस्ट यूज हो रही है, बरतानिया को यही खतरा था ब्रिटिश राज को कि यहाँ कोई ग्रेट गेम हमारे अगेंस्ट जो ना लावा पकाया जा रहा है और ये हमें हर्ट करेंगे बाद में चल के। तो लिहाजा इस इशू को लेकर, इस ग्रेट गेम को लेकर बरतानिया और इनके दरमियान लड़ाई हो जाती है, जंग हो जाती है अफगान एम्पायर के दरमियान। किंगडम था उस वक्त, बादशाहत हुआ करती थी अफगानिस्तान में, और पहली जंग हो जाती है। तो जब पहली जंग हो जाती है तो उसके इख्तिताम पे, यानी 1893 में, नवंबर 1893, यहां पर फिर दोनों के दरमियान एग्रीमेंट होता है जंग के इख्तिताम पे। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के इख्तिताम पे नवंबर 1893, इतने साल, यानी सदी, एक सदी से ज्यादा पुराना ये मैटर है। इनके दरमियान एक मुआहदा होता है, उस मुआहदे के अंदर अफगानिस्तान खुद बरतानिया के साथ मिलके ड्यूरन लाइन खींचता है कि देखो यहां तुम हो, यहां हम हैं, ना तुम उधर आना ना हम इधर आएंगे, मामला यहां पर खत्म करता है। 2640 किलोमीटर का बॉर्डर ये इन्होंने क्रिएट कर दिया, अफगानों ने खुद क्रिएट किया। नाउ क्या ये मुआहिदा जबरदस्ती अफगानों से करवाया गया था? द आंसर इज नो। बाजाब्ता पैसे लिए गए। उस वक्त के 1893 में
18 लाख रुपए में ये मुआहदा होता है कि आप हमें 18 लाख की सब्सिडी दिया करें, हम आपको ये दे देते हैं, ये आपका हुआ। 18 लाख रुपए हमें दें, ये रख लें ये सारे इलाके जो आज पाकिस्तान का आप KPK का इलाका देखते हैं और कुछ हिस्सा जो बलूचिस्तान का, ये अफगानिस्तान ने खुद उनको दे दिया, पैसे लेके दे दिया। अच्छा जी, जब ये पहला मुआहदा हो जाता है तो उसके बाद इनके दरमियान एक मसला ये क्रिएट होता है कि अफगानिस्तान में जब भी पैसे की तंगी महसूस की जाती है तो अजीब व गरीब किस्म की गैर ज़रूरी फरमाइशें, और इनके दरमियान वो जो ऊपर जो रशियन एम्पायर थी वो भी इनको चाबियां देते रहते हैं, अफगानिस्तान की उस वक्त की जो सरकारें थी उनको। एज अ रिज़ल्ट इनके दरमियान सेकंड वॉर भी होती है और सेकंड वॉर के बाद थर्ड वॉर भी होती है इनके दरमियान। अब थर्ड वॉर जो थी ना वो बड़ी ही यानी एक डिसाइसिव थी। उसके अंदर क्या होता है कि एक फैसला कुन मुआहदा होता है इनके दरमियान। तीसरी जो एंग्लो अफगान वॉर थी 1919 में होती है, 1919 में ये वॉर होती है, और इसके अंदर फिर आज का जो आप पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर देखते हैं इसको बाज़ाब्ता रीड्रॉ कर दिया गया, फॉर्मल इसको शक्ल दे दी गई, एक्सेप्ट कर लिया गया है इसको एज अ इंटरनेशनल बॉर्डर। नाउ ये जो बॉर्डर है ये कोई ख्याली बॉर्डर नहीं था, ये बॉर्डर मेरे दोस्तों दोनों मुल्कों ने यानी अफगानिस्तान ने और उस वक्त का जो इंडिया था जिसपे अंग्रेजों की हुकूमत थी, इन्होंने ज्वाइंट सर्वे करवाया बॉर्डर एरियाज का, और दोनों ने मिलके बाहिमी इत्तफाक से बाहिमी रजामंदी से कहां कहां से अफगानिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है और कहां से भारत का बॉर्डर शुरू होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए कई सौ पॉइंट्स इन्होंने जो है वो डिसाइड किए कि इस एरिया में यहां से हमारा बॉर्डर है, इस एरिया में यहां से हमारा बॉर्डर है, यहां से आप हैं, यहां से हम हैं। ये तमाम जो मामलात हैं वहां पे डिसाइड किए गए। तो दोनों ने मुत्तफिका फैसला किया 1919 में, ये जो मौजूदा बॉर्डर है बना लिया, इसको उन्होंने एग्री भी कर लिया, ऑफिशियल इसको रिकग्निशन भी दे दी। और 1919 वाला ये जो मुआहदा था इसमें अफगानिस्तान ने आर्टिकल 5 है इसका, आर्टिकल 5 इस मुआहदे का, इसमें अफगानिस्तान कहता है कि हम इस सरहद को तस्लीम करते हैं। खुद मान लिया इन्होंने कि हम इसको तस्लीम करते हैं, और एक मरतबा नहीं, तीन मरतबा इन्होंने इस बॉर्डर को एक्सेप्ट किया हुआ है, तस्लीम किया हुआ है, 3 मरतबा। 1919 में किया, 1921 में किया और 1930 में किया। 3 मरतबा इन्होंने इस सेम जो बॉर्डर आज देख रहे हैं ना आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, इसको 3 मरतबा अफगानिस्तान ने तस्लीम किया हुआ है, खुद तस्लीम किया। जैसे कि मैंने कहा कि 1919 वाले मुआहदे की जो शिक नंबर 5 है उसके अंदर बाज़ाब्ता इन्होंने लिखा हुआ है। और बाय द वे ये जो सर्वे किया गया है, इस सर्वे की डिटेल भी आपको ब्रिटिश लाइब्रेरी में आज भी सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से नजर आएगी, मिल जाएगी वहां पर। ये आज तक जो चीज है ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1947 में जनाब पाकिस्तान इंटर द ईगल होता है, इंटर द ईगल, पाकिस्तान बन जाता है। अब पाकिस्तान जब बन गया तो ईरान जो है वो मेरे ख्याल से शुरुआती मुल्क था जिसने खुले दिल के साथ पाकिस्तान को तस्लीम किया उस वक्त। लेकिन अफगानिस्तान ने कहा कि यार ये क्या हो गया, ये पाकिस्तान क्यों बन गया भाई, यहाँ पे इसको तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये तो हमारी जमीन थी, हमने तो अंग्रेजों को दी थी, ये कहाँ से आ गए ना। ये जो बात है नाजरीन, ये इतना बड़ा यानी कि अब क्या इस पे अल्फाज इस्तेमाल किए जाने चाहिए, ये वियना कन्वेंशन के भी खिलाफ बात है, आलमी जो उसूल हैं, आलमी जो अदालतें हैं उसके खिलाफ भी बात है। उसूल यह है कि अगर दो पार्टियों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान, दो रीजन्स के दरमियान कोई ट्रीटी होती है तो उसके बाद जो सक्सेसर आता है वो बाइंडिंग होती है ट्रीटी उसके ऊपर भी, तो सक्सेसर के ऊपर लाजिम होता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। यूनिलैटरली कोई इसको इस तरीके से उस ट्रीटी को ख़त्म नहीं कर सकता। ये वियना कन्वेंशन के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। इसीलिए दुनिया में आज तक कहीं पर भी पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूटेड कंसीडर नहीं किया जाता। दुनिया इसको इंटरनेशनल बॉर्डर ही मानती है। कोई भी दुनिया का मुल्क इसको डिस्प्यूटेड बॉर्डर नहीं मानता, इसको सारी दुनिया इंटरनेशनल बॉर्डर मानती है, क्योंकि यही आलमी उसूल हैं, यही इंटरनेशनल लॉज हैं जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान क्लेम करता रहता है कि हमारा मुल्क प्रॉपर एक आलमी उसूलों के तहत हमने एक आज़ादी हासिल की थी। और बाय द वे जो पाकिस्तानी पश्तून हैं वहां पर भी जरा देखिए कि उनकी क्या सूरत हाल है। पाकिस्तानी पश्तून यानी यहाँ अगर 6 करोड़ पश्तून है तो अफगानिस्तान में सिर्फ 2 करोड़ है। असल जो पश्तून
इलाका है वो पाकिस्तान है। यहाँ पर असल जो आपको पश्तून सिविलाइजेशन नज़र आती है तो वो यहाँ पर ही नज़र आती है। तो उन्होंने इवन जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी अंग्रेज़ों के साथ, तो उन्होंने भी, उनके सामने दो ऑप्शन रखे गए थे, आपको पाकिस्तान के साथ जाना है या आपने जाना है इंडिया के साथ। तो उन्होंने खुद डिसाइड किया कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, बिकॉज वो मुस्लिम मुल्क है और ये हम तमाम रीजन के जो मुसलमान बाकी भी चूँकि इसके अंदर हैं तो हम भी इसके अंदर हैं। तो उन्होंने असल में मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान के साथ शमूलियत का ऐलान किया था। हत्ता कि जो पश्तून नेशनलिस्ट हैं, अब्दुल गफ्फार खान साहब जैसे जो लोग थे, उन्होंने भी यूनाइटेड इंडिया का तो उन्होंने एक केस बिल्ड करने की कोशिश की थी, वो और बात है, इनको नाकामी नसीब हुई और जिना की आइडियोलॉजी जो है वहां पर सर चढ़ के उसका जादू बोलता था केपीके के अंदर। तो अब्दुल गफ्फार खान साहब जैसे जो पश्तून नेशनलिस्ट थे, उन्होंने भी यूनाइटेड अफगानिस्तान का केस नहीं प्रमोट किया था, उन्होंने यूनाइटेड इंडिया का केस प्रमोट किया था। यानी कि यहाँ वाले जो पश्तून थे, पाकिस्तानी पश्तून, उन्होंने कभी अफगानिस्तान को उस हिसाब से देखा ही नहीं। वो ये समझते हैं अफगानिस्तान के साथ ज्वाइन करने का मकसद है खुद को डाउनग्रेड कर देना। वो असल में अपने आप को एक अलग एंटिटी के तौर पर राइट फ्रॉम डे वन कंसीडर करते रहे। नाउ अब आते हैं असल इश्यूज की तरफ। असल जो मामलात बाज़ाब्ता खराब होना शुरू हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, और उसमें फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की जो फौज है उन्होंने किस तरीके से उनको हैंडल किया है, इस पे जरा आते हैं। अफगानिस्तान ने, जैसे कि मैंने कहा, पहले दिन से लेकर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की है मुख्तलिफ हवालों से लेकर, और पाकिस्तान की बदकिस्मती के साथ जो पॉलिसी रही है अपीजमेंट वाली ही रही है 47 से लेकर। उन्होंने वो कहते हैं ना, इस्लाम के नाम पे बना है पाकिस्तान, वैसे ही ये मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, चलें एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट ये सब कुछ होता रहता है, चलता रहता है, लेकिन वी आर ब्रदर्स, इस तरह से इन्होंने जो है वो ट्रीट किया हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मामलात अगेन ख़राब होते हैं सोवियत यूनियन की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान। सोवियत यूनियन वो मुल्क नाजरीन जिसने पाकिस्तान को तोड़ने में कलीदी रोल प्ले किया। आप ज़रा देखते जाइए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं। 71 में, जब दिसंबर 1971 में पाकिस्तान टूटा, तो उससे चंद महीने पहले अगस्त 1971 में सोवियत यूनियन और इंडिया के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट होता है। इस डिफेंस एग्रीमेंट के तहत ये मैसेज देते हैं सोवियत यूनियन वाले चाइनीज को भी, अमेरिकन को भी, कि यू स्टे अवे फ्रॉम दिस, पाकिस्तान अगर टूटता है टूटने दो, आपको बीच में नहीं आना। तो डिफेंस एग्रीमेंट इन्होंने करके इनको मैसेज दिया कि अगर कोई बीच में आएगा तो हम उसके ऊपर हमला कर देंगे। चाइनीज को भी साइडलाइन इन्होंने करने की कोशिश की, अमेरिकन को भी साइडलाइन करके इन्होंने कोशिश की। असल में इनको मसला ये था सोवियत को कि पाकिस्तान हमारी गुलामी क्यों नहीं करता। पाकिस्तान का जो झुकाव था उनकी तरफ नहीं था फ्रॉम डे वन, और इसकी उनकी अपनी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट थे पाकिस्तान के। सोवियत यूनियन जो है ना, बिल्कुल इंडिया के साथ जो है वो उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। तो पाकिस्तान समझता था कि इंडिया का अगर ये गहरा दोस्त है तो ये हमें मजबूर करेंगे कि हम इंडिया की हर हाँ में हाँ मिलाएं, ये बोलें उड़ जाओ तो उड़ जाएं, बोलें बैठ जाओ तो बैठ जाएं, कश्मीर इनको दे दो तो दे दें। तो इसलिए पाकिस्तान की नहीं उनके साथ बनती थी सोवियत के साथ। और 71 में फिर उन्होंने ये हरकत कर दी। उससे पहले इन्होंने पेशावर को न्यूक करने की भी धमकी दी हुई थी। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में हमले भी होते रहते थे, यही करते रहते थे। पेशावर को न्यूक करने के हवाले से निकिता खुरुश्चोव ने एक मरतबा पाकिस्तानी सफीर को कहा था कि मैंने मैप को बड़ा गौर से देखा और मैंने पेशावर के गिर्द एक लाल दायरा मार दिया। पेशावर के गिर्द लाल दायरा, व्हाट डज दैट मीन? न्यूक की धमकी दे रहा था असल में कि मैं इसको न्यूक कर दूंगा। निकिता खुरुश्चोव, जिसकी बाय द वे चाइनीज के साथ भी और चेयरमैन माओ के साथ भी नहीं बनती थी, सोवियत लीडर था जिसने सोवियत यूनियन को कमजोर करने में बड़ा कलीदी रोल प्ले किया था इसकी बेवकूफ़ाना पॉलिसीज ने। तो यहाँ तक पाकिस्तान के मामलात खराब थे सोवियत यूनियन के साथ। अब उसी सोवियत यूनियन को, यानी आधा पाकिस्तान टूट गया, रिमेनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर लाने के लिए अफगानों ने उनको इनवाइट किया कि आइए हमारे मुल्क के अंदर। डज दैट मेक एनी सेंस? क्यों लेकर आ रहे थे भाई? क्यों आ रहा था? क्या था अफगानिस्तान के बंजर पहाड़ों में? ग्रांड डिजाइन्स क्या थे? किस वजह से लेकर आए थे? पहले तो इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ प्यार की पींगे बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू की दाऊद ने, लेकिन दाऊद के बाद उधर 100 रिवोल्यूशन आ गया, कम्युनिस्टों का रिवोल्यूशन आ गया। एक दौर में अफगानिस्तान कम्युनिस्ट मुल्क भी रहा है। हफीजुल्लाह अमीन ने बाज़ाब्ता इनवाइट किया सोवियत यूनियन को कि फौज लेके मेरे मुल्क में आ जाओ और यहाँ पर जो है वो आप
अपना जो बेसिस वगैरह है वो इस्टेब्लिश करें। हफीजुल्लाह अमीन ने, ये कौन था? अफगान रूलर था। तो इसने खुद उनको बुलाया सोवियत यूनियन को। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन क्या थी? इसकी कैलकुलेशन ये थी कि यहाँ पर जो बागी लोग हैं वो मेरी हुकूमत का धड़न तख्ता कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ अगर सोवियत आ जाएंगे, उनकी फौज होगी, हुक्मरानी मेरी होगी और नीचे मुझे सपोर्ट होगी इनकी फौज को, तो मैं लंबे अरसे तक पावर में रह सकता हूँ। तो इस लालच में आके उन्होंने इनको बुला लिया, सोवियत यूनियन वालों को। सोवियत ने आते साथ ही पहले काम क्या किया, आते साथ ही उन्होंने हफीजुल्लाह अमीन को ये ले गए वहां पर सदारती महल की तरफ ले गए। देखते जाइए अफगानिस्तान की हिस्ट्री किस तरह की है। हफीजुल्लाह अमीन जिसने सोवियत को बुलाया था उनकी फौज को, और ये आ भी गए यहाँ पर। पहले पहले इनकी फौज जब लैंड हुई, हफीजुल्लाह अमीन को सदारती महल की तरफ बड़ा इज्जत व इकराम और बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ लेकर गए। ये जब वहां पहुंचे ना सदारती महल में, सोवियत यूनियन की फौज ने इसको वहां पर खड़ा करके गोलियां मार दी। जिस बंदे ने उनको बुलाया था कि इधर आओ फौज लेकर आ जाओ, सोवियत ने उन्हीं को ही धवरदूस कर दिया पहले ही रोज, और बब्र करमल को उन्होंने जो है वो हुक्मरान लगा दिया अफगानिस्तान का। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट एक ऐसा मुल्क जिसने आधा पाकिस्तान तोड़ा हुआ था और रिमेनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर पहुंचा हुआ था, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान क्या करता उस वक्त? बैठा रहता चुपचाप कि आए ये बस वो ड्यूरन लाइन क्रॉस करके आ जाएं, बोलें कि नहीं ये एक दौर में इनका इलाका हुआ करता था, इनको वापस करो, केपी के ले जाएं, बलूचिस्तान ले जाएं। पाकिस्तान ऐसा करके चुप करके हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता? डज दैट मेक एनी सेंस? चुप करके बैठा रहता? तो वो हमक लोग जो कहते रहते हैं कि ये मुजाहिदीन क्यों क्रिएट किए पाकिस्तान ने, उनको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं क्रिएट करते, इसके बावजूद भी नहीं करते। एक कंट्री जो कि न्यूक करने की धमकियां दे चुका है पाकिस्तान को, एक कंट्री जिसने पाकिस्तान को तोड़ा हुआ है, वो दोबारा से बाकी मानदा पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर आके पहुंच गया, और आप कहते हैं नहीं पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया? अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान ने वही किया जो कि उस वक्त के जियोपॉलिटिकल हालात और सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के हवाले से दुरुस्त था। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। फिर उन्होंने मुजाहिदीन क्रिएट किए, और मुजाहिदीन क्रिएट करने के पीछे दो वजूहात थी। एक तो अपने आप को पाकिस्तान असल में अपने नेशनल इंटरेस्ट में, इनको अपने बॉर्डर से दूर रखने के लिए, इनको अफगानिस्तान में एंगेज करने के लिए पाकिस्तान असल में रेजिस्ट कर रहा था, अपने आप को बचाने के लिए रेजिस्ट कर रहा था, इनकी पेशकदमी को रोकने के लिए रेजिस्ट कर रहा था। इसलिए पाकिस्तान ने मुजाहिदीन क्रिएट की, किसी ने उनकी हेल्प नहीं की थी। अमेरिका कहीं नहीं था सीन में उस वक्त। ये तो बल्कि जब शुरुआत में ये भुट्टो साहब के दौर से लेकर मुजाहिदीन की क्रिएशन शुरू होती है वहां पर, तो उस वक्त तो बहुत सारे लोग जो है ना वो तमस्खर भी उड़ाते थे कि देखो ये चंद काबुल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ये क्या करेंगे, सोवियत यूनियन सुपर पावर है, उनको क्या करेंगे। लेकिन बाद में जब अमेरिकन ने देखा कि एक साइजेबल फोर्स पाकिस्तान ने क्रिएट की थी वहां पर, तो फिर ये CIA वाले यहाँ पर आ गए, और फिर वहां पर एक बहुत बड़ी मूवमेंट उठी जिसको लीड पाकिस्तान कर रहा था। और नतीजा क्या निकला? जिस सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को तोड़ा था और रिमेनिंग पाकिस्तान तोड़ने के लिए पर तोल रहा था, पाकिस्तान ने उसी को ही तोड़ दिया, बदला ले लिया 1971 का। और ये जो आजकल के सेंट्रल एशियन कंट्रीज आप देखते हैं ये पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं। इनकी दरों दीवारों पे जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी सोवियत यूनियन से, तो इनके दरों दीवारों पे, इनके गली कूचों में कौन से नारे दर्ज होते थे? कई सारे नारे दर्ज होते थे। उसमें से एक अल्लामा इकबाल का ये शेर भी लिखा होता था, मेमारे हरम बाज बतामीर जहां खैस, अज ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा खैस। इसका मतलब यह है कि हरम की तामीर करने वालों यानी कि मुसलमानों, उठो और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तामीर करो, नई दुनिया की तामीर करो। ये नारा वहां पर लिखा हुआ होता था। और सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, और इसके नतीजे में ये जो मुसलमान मुल्क आज आपको सेंट्रल एशिया की सूरत में नजर आते हैं, ये उस वक्त बने। तो पहला सवाल मेरा एस्टैब्लिशमेंट के जो क्रिटिक्स हैं या जो लोग कहते हैं पाकिस्तान को मुजाहिदीन नहीं बनाने चाहिए थे, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को इंटरफेरेंस उस वक्त नहीं करनी चाहिए थी, तो फिर क्या करता पाकिस्तान? उन्होंने तो सोवियत को नहीं बुलाया था, यहाँ पर अफगानों ने बुलाया था, हफीजुल्लाह अमीन ने बुलाया था। उसके बाद उन्होंने खुद ही उनको दावत दी थी हमारे मुल्क में आ जाए, और सोवियत फिर वो हमें, क्योंकि हम चाइनीज और अमेरिका के साथ थे, और ये दोनों सोवियत यूनियन के मुखालिफ थे, चाइनीज भी और अमेरिकन भी, तो पाकिस्तानी उनकी बालादस्ती कबूल नहीं करना चाह रहे थे सोवियत की। एज अ रिजल्ट ये स्ट्रेटेजिक कंपल्शन थी पाकिस्तान की कि वो रेजिस्ट करें, और यही उन्होंने किया। और मेरे ख्याल से कोई भी जी शऊर बंदा इसकी मुखालफत नहीं कर सकता। जो कुछ पाकिस्तान ने किया बिल्कुल ठीक किया, उस वक्त के हालात के तनाजुर में ये दुरुस्त पॉलिसी थी,
उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए, सोवियत यूनियन को उन्होंने अपने बॉर्डर से दूर भगाया और उसको टुकड़े टुकड़े किया, कोलैप्स उनकी जो है वो पाकिस्तान के हाथों हुई। और बाय द वे जब बर्लिन वॉल वहाँ पर गिरी थी जर्मनी के अंदर, दीवार बर्लिन, उसका एक टुकड़ा पाकिस्तान की तरफ भी भेजा गया था, मेरे ख्याल से DGISI को भेजा गया था। और उस पे जो तहरीर दर्ज थी वो ये दर्ज थी कि उनके नाम जिन्होंने पहला पत्थर मारा था, सोवियत यूनियन की कोलैप्स में पहला जो पत्थर था वो पाकिस्तान की तरफ से मारा गया था। ना आते हैं दूसरे इस बड़े मसले की तरफ, जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत सारे लोग सवालात रेज करते रहते हैं कि ये क्यों किया उन्होंने, तालिबान क्यों क्रिएट किए। ये दूसरा उनके ऊपर एक बड़ा एलिगेशन लगाया जाता है कि ये क्यों किया, ये भी दुरुस्त किया उन्होंने। एक्चुअली देखें, असल में वही जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की दोस्तों, जब आप 2026 में बैठ के 2026 के हालात को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ना 1990 1970 के हालात के ऊपर, आप मिसगाइड होंगे, क्योंकि आप प्रेजेंट को अप्लाई कर रहे हैं पास्ट के ऊपर। आप पास्ट में जाएं, उस दौर में जियोपॉलिटिकल हालात क्या थे, सिक्योरिटी हालात क्या थे, तभी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया क्या वो ठीक था या ठीक नहीं था। आप तब समझ सकते हैं, ऐसे नहीं समझ सकते। अगर आप अभी के हालात को मद्देनजर रखते हुए पास्ट को देखेंगे तो आपको यकीनन नजर आएगा कि ये गलत फैसले थे, लेकिन आपको उस दौर के हालात को देखना चाहिए, उस दौर के जियोपॉलिटिकल और पावर डायनामिक्स दुनिया में किस तरह का था। ये जब आप देखेंगे ना सामने, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये फैसले क्यों लिए गए थे रियासत की जानिब से। 1990s का दौर जब आया तो वो फिर एक डिफरेंट दौर था। उस दौर में कोई तालिबान नहीं थे, बहुत सारे अहमक जो हैं मुजाहिदीन को तालिबान समझते हैं। सोवियत यूनियन को जिन्होंने तोड़ा था वो अलग थे भाई, वो ग्रुप ही अलग था, वो तालिबान नहीं थे, वो मुजाहिदीन थे, वो अलग लोग थे, अलग फाइटर्स थे, अलग प्लेयर्स थे। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद होता यह है, अमेरिकन यहाँ से निकल जाते हैं, अमेरिकन डंप कर देते हैं अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान जो कि एक दौर में उनकी फॉरेन पॉलिसी में नंबर 1 एजेंडा हुआ करता था, उन्होंने उसको डंप कर दिया सोवियत यूनियन की कोलैप्स के बाद। एज अ रिजल्ट हुआ ये कि वहां पर एक सिविल वॉर स्टार्ट होगी। पाकिस्तान भी अपने कामों में लग गया था, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहा था, वो अपना मिसाइल प्रोग्राम बढ़ाने के हवाले से काम कर रहे थे। भारत को देखने के लिए उन्होंने, अब चूंकि इतना अरसा उन्होंने सोवियत को देखा तो दोबारा से उनकी फोकस शिफ्ट हुआ भारत की तरफ, और उन्होंने पावर गैप भारत के साथ अपना जो एग्जिस्ट करता था उसको फिल करने की उन्होंने कोशिश की इस अरसे के दौरान। तो नतीजतन अफगानिस्तान जो है वो साइड पे हो गया। अब जब ये साइड पे हो गया तो वहां पर मुख्तलिफ वॉर लॉर्ड्स इमर्ज होने लगे मुख्तलिफ इलाकों में अफगानिस्तान के अंदर। अब एज अ रिजल्ट होता यह था कि पाकिस्तान का जो ट्रेड हो रहा होता था सेंट्रल एशिया के साथ, अफगानिस्तान के रास्तों के जरिए हो रहा होता था। लेकिन होता यह था कि ये जो ट्रेड के कारवान है पाकिस्तान के, ये जो ट्रेड के जो वहां से पाकिस्तान से कंटेनर्स वगैरह जाते थे, उनको लूट लिया जाता था। आए दिन ये मामला पाकिस्तान के साथ यानी फेस करता रहता था पाकिस्तान। पाकिस्तानी जो गुड्स हैं उनको लूट लिया जाता था रास्तों में, बाकियों को भी, लेकिन पाकिस्तान के साथ खास एक एक वहां पर रहा, बिकॉज पाकिस्तान बड़ी तादाद में, वो करीब है ना, बॉर्डर्स करीब हैं, तो यहाँ से जाता था पाकिस्तानी सामान जो है वो सेंट्रल एशिया, तो उनको लूट लिया जाता था। एज अ रिजल्ट रियासत को ये नीड फील हुई कि कोई सेंट्रल हुकूमत वहां ऐसा सच है नहीं अफगानिस्तान के अंदर, तो क्या किया जाए। अब बताइए आप जरा इस सिनारियो में अपने आप को रख के सोचिए कि क्या रियासत ने दुरुस्त फैसला किया था या नहीं किया। आपका सामान जा रहा है सेंट्रल एशिया, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, चाइना भी उन दिनों में इतना ग्रो नहीं हुआ था, वाहिद रास्ता जो था सेंट्रल एशिया तक रसाई का वो यही था अफगानिस्तान, और आए दिन आपके जो गुड्स हैं उनको लूट लिया जाए, करोड़ों अरबों रुपए की मालियत का नुकसान हर महीने आपको करवाया जा रहा हो, तो व्हाट विल यू डू। कोई हुकूमत नहीं थी पाकिस्तान ने, लिहाजा एज अ रिजल्ट ये डिसाइड किया कि वहां पर कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जो कि पूरे अफगानिस्तान तक हो और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, कम से कम हमें तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे हमारे गुड्स को। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान ने, जो तालिबानों की एक तहरीक वहां पर इमर्ज हो रही थी, मुल्ला उमर इसको लीड कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया था। यानी पाकिस्तान और 2-3 और मिडिल ईस्ट का 1-2 मुल्क थे, सिर्फ वो इनको तस्लीम करते थे एज ए कंट्री, बाकी कोई नहीं करता था। इसके पीछे एक ही वजह थी असल में कि उनका जो ट्रेड होता था सेंट्रल एशिया के साथ उसको प्रोटेक्शन देना चाह रहे थे कि यहाँ पर कोई नुकसान हमें इस तरह से ना हो। इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा या इस तरह से नहीं था, बेसिक चीज थी कि वहां कोई हुकूमत होनी चाहिए अफगानिस्तान में, कोई ढांचा तो हो ना
ये तो जगह जगह पर हर 50 किलोमीटर के बाद नया वार्ड लॉर्ड आ जाता है और रास्ते रोक के खड़ा हुआ है कि नहीं मुझे भी पैसा दो, फिर आगे चलकर नहीं मुझे भी दो। फिर ये आपस में इन्होंने अपने मुल्कों के अंदर, ये जो छोटे छोटे मुल्क इन्होंने अफगानिस्तान में बना के रखे हुए थे, इनकी आपसी लड़ाइयाँ भी, कत्लो गारत और तरह तरह का जुल्म वहां पर अफगानिस्तान के अंदर हो रहा होता था। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान को ये मुनासिब लगा कि कम अज़ कम ये हमें जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और अफगानिस्तान में एक सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया। लेकिन ये सपोर्ट फिर ख़त्म हो गई जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार किया। OBL को पाकिस्तान ने इनको कहा था कि आप इनको हवाले करें अमेरिका के, इन्होंने खुद नहीं किया। ये भी ज़रा आप बात नोट करने वाली है। पाकिस्तान ने नहीं बोला था अमेरिका कि आप आइए यहाँ पे बैठ जाइए अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने नहीं कहा था। पाकिस्तान ने जंग रुकवाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने, मुशर्रफ ने बड़ी मिन्नतें तरले किए मुल्ला उमर के कि आप इनको दे दो वरना ये फौज आके यहाँ बैठ जाएगी अमेरिका की और खून खराबा इतने अरसे से चलता रहेगा। नहीं मानेगी पाकिस्तान की बात। एज अ रिजल्ट अमेरिकन यहाँ पर आ गए। लेकिन फिर मामला कहाँ खराब होता है? मामला यहाँ पर खराब होता है कि अमेरिकन जब आए तो उनके अहमक किस्म के पॉलिसी मेकर्स ने फिर बीच में पलटी मारते हुए इंडिया को इस रीजन का पुलिसमैन बनाने की कोशिश की, पुलिसमैन, और उनको बड़ा रोल अफगानिस्तान के अंदर देने की उन्होंने कोशिश की। अगेन पाकिस्तान की जो पुरानी इनसिक्योरिटीज थी वो दोबारा से, यानी कि उनका जो पुराने जख्म थे वो ताज़ा हो गए कि जो सोवियत यूनियन करना चाहता था कि उधर से इंडिया इधर से सोवियत यूनियन, तो यहाँ पर अब अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से दोबारा वही हो रहा है कि उधर से जो है भारत एक साइड से, दूसरी साइड से प्रो इंडिया सरकार, जिसमें अशरफ गनी भी था, जिसमें हामिद करजई भी था, अमरुल्लाह सालेह भी था, NDS उनकी जो खुफिया एजेंसी हुआ करती थी अफगानिस्तान की उस वक्त, उनके दफातर में बैठकर पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली तकरीबकारी जो है ना उसको प्रमोट किया जाता था, प्लानिंग की जाती थी। क्या इनके दौर में जो पुरानी सरकारें थी पाकिस्तान के अंदर बम धमाके या पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी की कार्रवाइयां नहीं होती थी? होती थी। कौन करता था वो? एक सोचने की बात है, कौन करता था? यानी 80,000 पाकिस्तानी जो है इस अरसे के दौरान शहीद हुए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग और सिविलियंस इन 20 सालों के अंदर शहीद हुए। तो कौन करवा रहा था ये? अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट होती थी ये तमाम तंजीमें, ये तमाम चीजें उस वक्त भी। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या बचा फिर? यू टेल मी। एक ही ऑप्शन था कि पाकिस्तान इनके मुखालिफ ग्रुपों के साथ कम से कम वर्किंग रिलेशंस रखें, और पाकिस्तान की स्टेट ने फिर यही किया। भाई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं ना, तो पाकिस्तान ने वही किया और वही जो तालिबान है वो हुकूमत में आ गए, और आज वही चीज़ रिपीट हो रही है जो कि इंडिया शुरू से लेकर कर रहा होता है। जो जीता हम उसके साथ, ये भारत की अफगानिस्तान पॉलिसी है, जो जीता हम उसके साथ। इसीलिए अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट आते हैं तो भारत आपको उनके साथ नजर आता है, अशरफ गनी आता है तो भारत उसके साथ आपको नजर आता है, अफगानिस्तान के अंदर हामिद करजई आता है तो भारत आपको उसके साथ नजर आता है, अफगानिस्तान के अंदर हैबतुल्लाह आ जाता है तो भारत उसके साथ आपको नजर आता है, क्योंकि ये स्टेट पॉलिसी है। जो जीता हम उसके साथ, जब तक पावर में है हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे। हाँ, जब पावर से निकला तो हम उनको पहचानेंगे भी नहीं। ये भी पॉलिसी भारत की रही है, किसी को उन्होंने पता नहीं दी आज तक। नजीबुल्लाह आखिर तक कहता रह गया बचाओ बचाओ बचाओ, भारत मुझे बचाओ। जब तक पावर में था भारत का सबसे बड़ा दोस्त रहा वहां पर, लेकिन पावर से उतरा तो भारत ने उसको पनाह देना भी गवारा नहीं किया। यही कुछ अमरुल्लाह सालेह के साथ हुआ, यही कुछ अशरफ गनी के साथ हुआ, यही कुछ हामिद करजई के साथ हुआ। भारत फिर पहचानता ही नहीं है उनको कि तुम कौन हो भाई, वी डोंट रिकॉग्नाइज यू, आप जाओ यहाँ से, किसी काम के नहीं हो। जो पावर में होता है उसके साथ दोस्ती बना लेते हैं, आजकल भी वही हो रहा है। तो एक्चुअली पाकिस्तान की जो रियासत है उन्होंने हमेशा अफगानिस्तान के अंदर वही किया है जो कि उनकी स्ट्रेटजिक कंपल्शन थी, उनकी मजबूरियां थी। वहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर दौर में उन्होंने फैसले लिए हुए हैं। इनको अगर आपने समझना हो तो आपको उस दौर के हालात को मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप आज के हालात में बैठकर तो टिप्पणियां कर रहे होंगे, कमेंट्स कर रहे होंगे, नहीं ये क्यों किया, बड़े कोई फन खानी हो ना, ऐसे बहुत सारे आपको नजर आता है, ये गलत किया, वो गलत किया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। सूरत हाल का पता होता नहीं कि उस वक्त क्या थी, और कमेंट्स करने में 2 मिनट नहीं लगाते। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान ने हर दौर में जो कुछ भी किया हुआ है वो उस दौर की नेसेसिटी थी, और अपने नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान ने वो चीज़ें की हुई हैं। प्रोग्राम देखने का नादरीन बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें। अगले प्रोग्राम तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।